आज की क्लास में हम विकारी शब्द पढ़ेंगे। क्लास 8 का जो हिंदी का टॉपिक है विकारी शब्द। विकारी शब्द में देखो कौन कौन से शब्द आते हैं, जरा आप मुझे बताएंगे। बिल्कुल राइट है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो 4 टॉपिक है आपके हिंदी की ग्रामर में लगे हुए हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उन्हीं को विकारी शब्द कहते हैं। और व्याकरण में हम जो शब्दों के भेद करते हैं उनमें 2 प्रकार के शब्द होते हैं। एक होते हैं विकारी शब्द, दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द भी आप लोग जानते होंगे, कौन से होते हैं, कितने होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। वो भी कौन कौन से? क्रिया, विशेषण, हाँ बिल्कुल राइट है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आज की क्लास में हम विकारी शब्दों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने आपको ये टॉपिक मैंने करवा दिया, अब इनके एमसीक्यूज लेकर आई हूं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले देखिए, घोड़ा दौड़ रहा है। देखो यहाँ पर एक सेंटेंस होता है, सबसे पहले उसमें कर्ता होता है, उसके बाद उसमें कर्म होता है और उसके बाद उसमें क्रिया होती है। ये 3 एक सेंटेंस में होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि क्रिया जो है इसके अंतर्गत मैंने आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया में बता दिया है कि जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इट मीन्स कर्म होता है। तो कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक। और अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो कौन सी क्रिया होगी? इसी को ध्यान में रखते हुए देखो, घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा यहाँ क्या है? करता है, मतलब सब्जेक्ट है, उस कार्य को करने वाला है। दौड़ रहा क्या है? कर्म है, दौड़ना, दौड़ रहा है, क्रिया है, दौड़ना क्रिया है। तो ये क्या है? क्रिया है। यहाँ पर कर्ता है और क्रिया है, कर्म नहीं है। तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक, सकर्मक, पूर्वकालिक या संयुक्त क्रिया? अकर्मक क्रिया होगी। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें उपसर्ग से रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग प्रत्यय भी जुड़ा हुआ आपके टॉपिक। तो यहाँ देखो वी उपसर्ग। अब इनमें सबसे पहले हम एक एक में मूल शब्द और उपसर्ग निकालते जाएंगे। यहां से शुरू करते हैं। यहाँ पर मूल शब्द क्या है? सम है और वी क्या है? उपसर्ग है। यहाँ पर मूल शब्द क्या है? दग्ध है और वी क्या है? इसमें उपसर्ग है। विकट में कट क्या है? मूल शब्द है, वी क्या है? उपसर्ग है। वी का मतलब यहाँ विशेष होता है। फिर है विद्या। विद्या में ध्या का कोई अर्थ है? नहीं है। यहाँ पर विद्या अपने आप में मूल शब्द है, इसलिए आंसर क्या होगा? विद्या में वी उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास सोने के आभूषण है। इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? यहाँ ये शब्द दिया हुआ है सोने के आभूषण। यहाँ पर आप लोगों को पहचानना है कि संज्ञा कौन सी है। देखो, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। आप देख पा रहे हो कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः 3 होते हैं और वैसे साधारणतः 5 होते हैं। उनमें आपको दे रखी है, बस एक जातिवाचक इसमें नहीं दे रखी है, बाकी 4 आपके सामने है। आंसर क्या होगा? कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक हो नहीं सकती, भाववाचक हो नहीं सकती, समूह भी नहीं है। यहाँ क्या होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर है मच्छर भिनभिनाते हैं। वाक्य में कौन सी क्रिया है? आपको क्रिया बताना है। भिनभिनाना यहाँ क्रिया है, यहाँ पर बतानी है प्रेरणार्थ क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या नाम धातु क्रिया है? वेरी गुड, नाम धातु क्रिया इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा से बने हुए विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। जो संज्ञा से बना है, ध्यान रहे संज्ञा शब्द से बना होना चाहिए। अंचल, अपमान, अधिकार या अंकित? देखो आप लोग, अधिकार, संज्ञा से बने हुए विशेषण, इनमें देखो आप लोग एक
शब्द को देखो, अंचल, अंचल का मतलब होता है जोन या एरिया। अपमान जानते ही हो आप लोग। इसमें संज्ञा कौन सा शब्द है? अधिकार। और अंकित, हाँ, अंकित में संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। अंक में इत प्रत्यय लगाया तो बना अंकित। अंक जो है संज्ञा शब्द है और यहाँ पर इसमें संज्ञा शब्द से विशेषण बना है कि ये बात अंकित है, मतलब स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। तो अंकित है, अंक शब्द अपने आप में संज्ञा है और उससे बना है। इत प्रत्यय लगाने से क्या बन गया है? अंकित शब्द बन गया है, जो कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। फिर है हिंदी व्याकरण में क्रिया के भेद होते हैं। क्रिया के भेद बताने हैं 7, 8, 10, 9। आप वो कर्म के हिसाब से बता रहे हो, यहाँ पर 2 है क्या? फिर कैसे बता रहे हो? वो कर्म के हिसाब से होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। हाँ, 8 भेद है जिनमें आप ये सब लिखोगे, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, रंजक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ये सारी क्रिया इसके अंतर्गत आ जाती है। निम्न में से यहां मैं लिख देती हूँ, कौन सा एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? यहाँ क्या दिया है मैंने? अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। इट मीन्स क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो सकर्मक क्रिया का है। अब ढूंढो आप इसमें। सीता खाना खा बनाती है, सोना चमकता है, हंसा रोती है, अशोक हंसता है। देखो अब इसमें देखेंगे, अशोक हंसता है, क्या हंसता है? कोई आंसर आया? नो। इट मीन्स ये क्या है? अकर्मक है। फिर है हंसा रोती है, क्या रोती है? कोई आंसर आया? नहीं आया। इसका मतलब ये भी क्या है? अकर्मक है। सोना चमकता है, क्या चमकता है? तो सोना अपने आप में वहां करता है, इसलिए वो भी क्या होगा? अकर्मक। सीता खाना बनाती है, क्या बनाती है? इसका मतलब यहाँ ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, कर्म है, इसलिए जहां कर्म होता है वो कौन सी होती है? सकर्मक। इसलिए आंसर क्या आएगा? देन आगे है, उस लड़के को यहां बुलाओ, उस शब्द में विशेषण बताओ। निश्चयवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक या संख्यावाचक? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जिस संज्ञा से जस्ट पहले वही शब्द जिसके लिए वो संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुआ है वो आता है, तो कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। तो आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है? यहाँ पर अभिशाप, अभिभाषण, अभिमान, अभिन्न, कौन सा शब्द ऐसा है? वेरी गुड, अभिन्न आंसर, क्योंकि इसमें मान शब्द मूल शब्द है, इसमें मूल शब्द भाषण है, इसमें मूल शब्द शाप है। तो ऑप्शन राइट क्या होगा? अभिन्न। जिसमें अभी अगर उपसर्ग कर देंगे तो न कोई वर्ड ही नहीं होता, या उसका कोई सेंसेबल वर्ड वो नहीं होता, सार्थक शब्द नहीं होता है। आगे है, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग है? देखो आपके सामने ऑप्शन है, उपस्थित, अभिभाषण, व्याकरण और अवतरण। सोच समझ के आराम से आंसर दो। देखो एक एक को करते हैं, सुनो। यहाँ क्या पूछा गया है? एक से अधिक। एक एक तो सब में है, लेकिन एक से ज्यादा मतलब 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। कौन से शब्द में है? देखो यहाँ क्या है? अगर हम प्रत्यय करेंगे तो आ जाएगा, इसमें स्थित मूल शब्द हो गया और ई इसमें प्रत्यय हो गया। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? उपसर्ग पूछा है, तो यहाँ पर क्या होगा? उपसर्ग क्या होगा? उप। तो ये उपसर्ग हो गया उप। फिर है अभिभाषण, अभी अभी आया था ये क्वेश्चन। तो अभिभाषण में अभी क्या है? उपसर्ग है, भाषण क्या है? मूल शब्द है। तो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। देन ये देखो अवतरण, देखो अवतरण में भी तरण क्या है? मूल शब्द है, और इसमें भी क्या है? उपसर्ग, ये उपसर्ग अव है। अब यहाँ देखो व्याकरण में वी, धन, आ, धन,
करण। तो वी भी उपसर्ग होता है और आ भी क्या होता है, उपसर्ग होता है, इसलिए इसमें एक और दो उपसर्ग हो गए। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शब्द में एक से अधिक उपसर्ग है, आंसर क्या आ जाएगा, व्याकरण में। देन आगे क्वेश्चन है, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है, अनु उपसर्ग नहीं है, अन्वेषण, अनुनय, अनुदित, अनुर्वर। अन्वेषण। आराम से सोच समझ के आंसर दो। पहले आप इनको मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करो, उसके बाद दो आंसर, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। उपसर्ग ऐसा टॉपिक है, अगर जल्दबाजी कर दी तो फिर वो गलत हो जाएगा। देखो करके देखते हैं। यहां पर है अनु धन एषण। अनु का मतलब होता है उसको फॉलो करना, यानी कि उसके पीछे पीछे चलना, वो होता है अनु उपसर्ग का अर्थ होता है। एषण का मतलब इच्छा होती है, कि अन्वेषण का मतलब ऐसे खोज होती है कि उसके पीछे चलने की इच्छा रखना, यानी किसी भी चीज के हम अगर रिसर्च करेंगे तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, तब जाके हमें उसके बारे में और चीजें ज्ञात होगी। तो अन्वेषण का यहाँ अर्थ हो गया। अनु में अनु धन, यानी कि हम पीछे पीछे हम अगर किसी अनुनय विनय करते हैं किसी से तो वो अनुनय हो गया। अनु इसमें है, प्लस का साइन है यहाँ। अनुदित, अनुधन, सॉरी उदित। उदित का मतलब होता है उसके पीछे पीछे उगना। कहने का मतलब है अनुदित का मतलब किसी से लेकर हम फॉलो करके कोई चीज लिख देते हैं, वो अनुदित होती है। फिर है अनुर्वर। अब देखो यहाँ पर मूल शब्द क्या है, उर्वर है, और अनुर्वर का अर्थ क्या होता है, जो उर्वर नहीं है। जो उर्वर नहीं है उसको क्या कहते हैं हम, अनुर्वर। यहाँ पर मैं अनु लिखती तो उसका क्या अर्थ देता वो, अनुर्वर का मतलब होता है जो उर्वर का मतलब क्या होता है, फर्टाइल, यानी उपजाऊ। तो वो चीज अनुर्वर का मतलब, उर्वर का अगर हम अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, अनुर्वर। अनुर्वर का मतलब होता है कि जो उर्वर नहीं है, मतलब जो फर्टाइल नहीं है, जो उपजाऊ नहीं है, उसको कहते हैं अनुर्वर। तो यहाँ पर अन उपसर्ग है प्लस उर्वर इसका मूल शब्द है। अन उपसर्ग लगा है, इसका मतलब पूछा है कि अनु उपसर्ग नहीं है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कहां नहीं है, अनुर्वर में नहीं है। तो राइट आंसर क्या आएगा, अनुर्वर आएगा। आगे देखो, फिलप्स है। जो संज्ञा शब्द प्राणियों वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं समूहवाचक। कौन सी होती है, समूह बोधक क्या होती है, समूह बोधक अभी अभी आया था ऑप्शन में। समूहवाचक संज्ञा नहीं थी क्या, कलेक्टिव नाउन। सर्वनाम शब्द भाषा को किस दोष से बचाते हैं, जब हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, नाउन की जगह प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं ना। जैसे मैं कह रही हूं राम विद्यालय जाता है, तो आपने देख लिया कि राम यहाँ संज्ञा शब्द है, लेकिन मैं उसके आगे लिख रही हूं कि वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वह कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पर आता है। अगर मैं लिख रही हूं राम की जगह वह लिख रही हूं, अगर मैं बार बार राम लिखूंगी, राम विद्यालय जाता है, राम बीएसए में पढ़ता है, राम कक्षा का सबसे होनहार छात्र है, तो क्या वो राम राम बार बार लिखा हुआ अच्छा लग रहा है आपको सुनने में, हाँ वेरी गुड। दोहरान के दोष से बचाता है, उसको रिपीटेशन के दोष से बचाता है। तो यहां पर आप दोहरान भी लिख सकते हो। इसी के लिए एक शब्द आता है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति का मतलब भी क्या होता है, दोहरान ही होता है, उस उक्ति को पुनः बोलना। तो पुनरुक्ति दोष से बचाता है, या तो ऐसा लिखेंगे या आप लिखेंगे दोहरान दोष से बचाता है। ठीक है। फिर है तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है, हाँ वेरी गुड, 3 अवस्थाएं होती है। जो कौन कौन सी होती है, कौन बताएगा,
वेरी गुड। देखो, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, इस तरह से जैसे मैं कहूं श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। दूसरी वाली में क्या लगती है? तर लगता है, और थर्ड डिग्री में क्या लगता है? तम लगता है। तो इस तरह से कितनी अवस्थाएं हो गई? 3 अवस्थाएं होती हैं। जिसका काल दूसरी क्रिया से प्रकट हो वो कौन सी क्रिया होती है? एग्जाम्पल दू, वह भोजन करके खेलने गया। वेरी गुड, पूर्वकालिक क्रिया हुई। मतलब दूसरी क्रिया से प्रकट होता है उसका काल। पहला वाला जो क्रिया होती है ना, उसके होने के बाद दूसरी क्रिया होती है, तो वो कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं उसको। फिर है वे शब्दांश जो किसी संज्ञा शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं, उन्हें कौन से प्रत्यय कहते हैं? ध्यान रहे, यहां मैंने क्या लिखा है? संज्ञा शब्द के। मैंने आपको बताया था कि शब्दांश बोला है। शब्दांश आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय और उपसर्ग दोनों क्या होते हैं? शब्दांश ही होते हैं, पूर्णतः शब्द नहीं होते हैं। उनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है, वो किसी शब्द के आगे या पीछे लगकर उसका अर्थ देते हैं। हाँ, देखो कृत में क्या होता है? धातु यानी कि क्रिया होती है। तो कौन सा, यहां पर अगर मैं शब्द ये चेंज करके ये इसकी जगह अगर धातु लिखा होता या फिर आपको क्रिया लिखा होता तो आपका आंसर बदल जाता, एक शब्द से आंसर बदलता। यहाँ पर है वे शब्दांश जो किसी संज्ञा शब्द के अंत में लगकर, तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो जुड़ते हैं वो कौन से प्रत्यय होते हैं? तद्धित होते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ एक संज्ञा ली है। संज्ञा की जगह अगर विशेषण होता, अगर उसकी जगह सर्वनाम होता तो भी आंसर क्या आता? तद्धित ही आता। और अगर धातु लिखा होता तो क्या आंसर आता? वेरी गुड। अगर ये होता तो प्रत्यय कौन सा हो जाता? कृत प्रत्यय हो जाता। ये एकदम इजी सा टॉपिक है। इसमें मेन आपके बेसिक चीजें आती है जो मैंने आपको समझाई है। यहाँ दुस्साह शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द कौन सा है? बताओ। अब इसको छोड़ो, चलो मैं ये हटा देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया निष्पाप। अब निष्पाप लिखा है। अब आपको, मुझे ऑप्शन दे रही हूं मैं आपको, अब मुझे बताना कि उपसर्ग कौन सा है, क्योंकि ऐसे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे ना इन चीजों में। अब बताओ, 3 दिए हैं। देखो, जब भी ऐसा धर्म संकट आए वहां घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। जब भी दुस और निस, जब भी उपसर्ग आपके आता है तो यहाँ कोई सा भी शय हो उसकी जगह, निश या दुस, इसमें से बता रही हूँ, है ना। कोई सा भी शय हो, चाहे ये से हो, चाहे ये से हो, चाहे ये से हो, ठीक है। आपको आंख बंद करके आंसर क्या करना है? हमेशा ये वाला सफेदा वाला से ही आएगा। तो यहाँ पर जैसे निस आएगा, और अगर यहाँ पर दुस्साहस होता तो क्या आ जाता? दुस आ जाता, यही वाला आता। कोई सा भी शय हो, जैसे मैं निशंक लिख दूं यहाँ शब्द, है ना, ऐसा मैंने दे दिया आपको। तो भी आपको उपसर्ग इसमें पूछे तो क्या करना है? यही करना है। उपसर्ग कोई सा भी आपसे इस तरह के सेंटेंस आ जाए, आपके पास शब्द आ जाए, तो आपको बिना सोचे समझे से कौन सा करना है? ये वाला ही से करना है, चाहे शय आए कौन सा ही। अब यहाँ देखो, ये आ गया, यहाँ ये आ गया, और यहाँ पे ये सपेरा वाला से आ गया था। तीनों तरीके से आ गए, लेकिन आंसर कौन सा आ रहा है? यही आ रहा है। ये से सपेरा वाला, से साफ वाला जो से होता है, ध्यान में रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए। अब है मूल शब्द। मूल शब्द भी लगाना है, वो उपसर्ग हट गया। तो मूल शब्द अगर निश वाला लिया है तो पाप हो जाएगा। सॉरी, पापा नहीं है, पाप है। और दुस्साहस लिया तो क्या हो
जाएगा? साहस हो जाएगा। और अगर निशंक लिया तो क्या हो जाएगा? शंक हो जाएगा, यानी शंका। ध्यान रहे इस चीज का। आगे है क्वेश्चन प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? संज्ञा के ही भेद है जिनमें ये परिभाषा दे रखी है, सोच के बताओ। वेरी गुड, भानु ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि गुण, दोष, अवस्था, जैसे हम कहेंगे बुढ़ापा, है ना, मिठास, ये सब चीजें क्या करती है? ये क्या बता रही है हमें? कोई गुण बता रहा है, कोई दोष बता रहा है, बुराई, तो ये सब चीजें हमें इनका बोध कराती है और ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। फिर है ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई नहीं होता, अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। वेरी गुड, आंसर आ चुका है। कोई परिवर्तन, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? विकार। विकार का मतलब ही परिवर्तन होता है। तो ये पूछ रहा है कि ऐसे शब्द, ये अव्यय की डेफिनेशन हो गई। ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी शब्द होते हैं। और अगर ये ऐसे आ जाए सेंटेंस कि ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, कारक, काल के प्रभाव से परिवर्तन होता है, तो कौन से हो जाएंगे? विकारी। और परिवर्तन नहीं होता है तो वो अविकारी है, अव्यय, है ना। इसमें सिर्फ नहीं का ही फर्क है, बाकी लिंग, वचन, कारक, काल से उसमें फर्क पड़ता है और इसमें नहीं पड़ता है। विकारी में परिवर्तन होता है और अविकारी में नहीं होता है, इतना ही फर्क है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सबसे इजी क्वेश्चन, कितने? अपने बुक में तो 5 दे रहे। वेरी गुड। देखो ऐसे याद कर लो, 3, 6, 4। कैसे? 3 संज्ञा मुख्य, 6 सर्वनाम और 4 विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण 3, 6, 4, ऐसे आप याद कर लो। जब भी कोई पूछे इनका सीक्वेंस, यही फ्रीक्वेंसी यही होनी चाहिए कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण 3, 6, 4। 3 संज्ञा हो गई मुख्यतः, 6 सर्वनाम हो गए और विशेषण 4। ठीक है, तो यहाँ विशेषण कितने हुए? 6 प्रकार के होते हैं। अब कोई नाम बताएगा मुझे? हाँ बताओ। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस तरह से 6 सर्वनाम हो गए आपके। फिर है परिमाणवाचक विशेषण के उपभेद से पहले विशेषण के भेदों के नाम बता दो जरा। मैंने पूछ लिया, एक भेद पूछ लिया, परिमाणवाचक विशेषण के उपभेद बताओ आप। सब डिवीजन, सब डिवीजन। हाँ, तो कितने हो गए? 2 हो गए। चलो ये तो आपने कर दिया। अब मुझे विशेषण के भी भेद बता दो, कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। वो जो ये विशेषण है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण, वो आपका गुणवाचक जो विशेषण है उसका ही एक रूप है। बाकी मुख्यतः 4 ही होते हैं। हाँ, तो आपके उपसर्ग से रिलेटेड, उपसर्ग प्रत्यय से रिलेटेड और संज्ञा, विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आप इनको रिवाइज कीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेषण में 4 कौन कौन से होते हैं?